हाँ, अभी देखो इनका केस 2 और केस 3 में प्रॉब्लम है, तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है। केस 2 और केस 3 में ये ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। इसको हम लोग कुछ वैल्यू पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ वैल्यू के साथ करना है। आपको क्या बता रखा है, ठीक है, दो वेक्टर है, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है। ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो मान लो कि वेक्टर आपका ए इतना बड़ा है और बी जो है कुछ ये छोटा है, ए और बी है, ठीक है। ए बड़ा होना चाहिए बी से, और रिलेशन पूछा गया है अल्फा एंड बीटा में, और अल्फा और बीटा क्या है पहले ये जान लो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी दो वेक्टर की मदद से इस तरीके से सोचो कि ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी से। अब देखो रिजल्टेंट दो वेक्टर की का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, आपको बताया था अगर दो वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट ना दोनों वेक्टर के बीच से निकल के आता है। जो स्मॉल एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, या तो टेल टेल मिलना चाहिए या नहीं तो हेड हेड मिलना चाहिए, वहीं से रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका क्या हुआ, रिजल्टेंट निकला। ये रिजल्टेंट जो निकला, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है ये रिजल्टेंट किसके तरफ ज्यादा है, अल्फा ए के तरफ ज्यादा है, ये आर जो है बी की तरफ ज्यादा है, या ए की तरफ। ए की तरफ को अल्फा बोला गया और बी की तरफ का बीटा बोला गया। अब आपसे पूछा गया, आपको ये सवाल नीट में पूछा गया था, अर्लियर नोन सर एज। ये एच वर्मा का क्वेश्चन है सर। हाँ, एससी वर्मा में भी है, एससी वर्मा का सवाल तो हर एक जगह आता है, ठीक है। ये नीट में पूछा गया, हाँ एससी वर्मा में भी मिलेगा। तो वहां पे ना एक्सप्लेन किया रहेगा आपको, ओके, कि आपका जो आर आर और ए के बीच का जो एंगल अल्फा है और आर और बी के बीच का एंगल बीटा है, ठीक है। आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, वो लैंग्वेज के ऊपर होगा, तब आपको बताना है अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास गिवन था ए और बी, इसका हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल क्या कर लिया, हम जानते हैं जैसे ये वेक्टर बी है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, बी को शिफ्ट करवा के यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, और ए को शिफ्ट करवा के यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो ये मिल गया और ये मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया, ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट इनिशियल यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, यही तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब तुम अब देखो कि अल्फा और बीटा कौन बड़ा है। तुम ना अगर इसको सही से कॉपी पे पेन और स्केल की मदद से ही बना लो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर बीटा हमारा बड़ा है अल्फा से, ओके। सिमिलरली इसको ग्राफिकल कर रहे हैं, आगे हम इसको कुछ मैग्नीट्यूड से भी लेकर करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए और बी है, अब यहाँ पर क्या है, हमारा बी का बोला गया कोई वेक्टर जिसे बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख लो बी को थोड़ा बड़ा ही बनाया है ए से, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर गया, इसको तुम रेक्टेंगल शेप दे दो, ऐसे करके हमने रेक्टेंगल शेप दे दिया इसको, और यहाँ से दो वेक्टर का टेल टेल मिल रहा है, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकलेगा। अब ए के साथ एंगल को अल्फा बोला गया है, बी के साथ को बीटा बोला गया, तो बताओ अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो तुम यहाँ से देखोगे कि अल्फा ज्यादा है बीटा से, ठीक है। और बहुत लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जो जो वेक्टर छोटा होता है ना, उसके तरफ एंगल ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर देखो वेक्टर ए छोटा है, तो यहाँ पे अल्फा इसका बड़ा होगा, तो यहाँ पे एंगल किसका बड़ा होगा, रिजल्टेंट से अल्फा का। सिमिलरली यहाँ पे जो वेक्टर क्या है, बी छोटा है ना, तो यहाँ पर एंगल किसके तरफ होगा, बीटा का बड़ा होगा। तो ऐसे तुम याद नहीं रखना, ये इस लॉजिक से तुम्हें ग्राफिकल करना है, ओके, ठीक है। अब समझ आया सर? जी सर। आगे तो हम कुछ केसेस डिफरेंट कर रहे थे, और ये इक्विलिब्रियम रिलेटेड सवाल था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आया होगा, ओके, ठीक है। तो चलो अब हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, इनसे आगे कुछ सवाल से स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर vector A and B is perpendicular to the vector A. Find out angle between vector A and B, ठीक है।
ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है। सवाल में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। दो वेक्टर है आपके पास ए एंड बी, जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ऐसे करके मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है? सर हाँ सर डेटा तो इनसफिशिएंट है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, सिर्फ इतना पता है। अच्छा, वेरी गुड, पता चल जाएगा तुम्हें, डाटा इनसफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद जो है अगला हमें क्या दे रखा है, और ये बिटवीन, बाकी समझ जाते हो ना, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बहुत समझ लो। हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। निकाल सकते हो तुम एंगल ए और बी के टर्म में निकाल सकते हो। इसका डायग्राम बना सकते हो क्या? बताओ हाँ सर। कैसे कैसे डायग्राम बनाओगे? सर एक तो ट्रायंगल लॉ से बनता है, एक फिर पैरेललोग्राम लॉ से बनता है। ट्रायंगल लॉ बताओ। सर ए को बेस ले लिया और A को रिजल्टेंट base को ले परपेंडिकुलर ले लिया। चलो ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कर रहे हैं। सर रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर ले हो जाएगा। हाँ, और ये इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोला है। अच्छा, बहुत लोग आर पूछ रहे हैं कि सर आर क्या, आर कांस्टेंट, आर ना रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। और फिर और उसके सर बाद बी इन है, दोनों को ज्वाइन करके बी। बी। अब देखो, अब बी रिजल्टेंट होना चाहिए तो हमें बी वेक्टर को कैसे लेना होगा? आर को रिजल्टेंट करना तो ऐसे करके मिलाना होगा, तभी तो होगा ना। ये ऐसे जाएगा, फिर एक वेक्टर ऐसे जाएगा। कल ही तो बताया था, अगर ये टेल हेड सीक्वेंस में जा रहा है, एक अपोज करने वाला होना चाहिए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर को क्या करना रखा, परपेंडिकुलर रखना होगा, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये 90 डिग्री। ओके, अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर थोड़ा सा इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, ओके, इसको थीटा बोल दो। ओके, तो बताओ कि इसको अगर हमने थीटा बोल दिया, एक तो मैं पहला मेथड जो तुम याद रख चुके हो, फर्स्ट मेथड हम करते हैं, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला याद रखे हो तुम, ठीक है ना। दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है दोनों, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते थे। ओके, और एक हम लिखते थे tan अल्फा। अल्फा क्या होता था, रिजल्टेंट, और अल्फा क्या होता था यहाँ पर, सर क्या लिखे, साइन बोले थे, बताओ यहाँ पे अल्फा क्या होता था, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, मतलब ए के साथ जो आर बनाता था, वो अल्फा, वो अभी कितना है, 90 डिग्री है। और tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होता था, बताओ, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, यही करते हैं ना हम, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है, अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे ऐसे करते थे ना कल, ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देख लो, ए और बी वेक्टर के बीच में, ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमने थीटा लिया कि नहीं, थीटा लिया, ठीक है। अगर इसका थीटा लिया तो ये इसके बीच से क्या रिजल्टेंट निकलता था, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम ए के साथ, बेस वाले के साथ जब हम जोड़ते थे, अल्फा बोलते थे, तब हमारा फॉर्मूला क्या आता था, बताओ, tan अल्फा इक्वल टू, तब हम क्या बोलते थे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा, ठीक है। यही काम कर रहे थे हम, ये फॉर्मूला देखो याद रखना पड़ेगा। सर बी को भी हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं ना, बी को हम कैसे परपेंडिकुलर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। सवाल में दे रखा है कि जो वेक्टर है, सवाल को पढ़ो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। सर ए और बी का जो रिजल्टेंट वो परपेंडिकुलर किसके है, ए के परपेंडिकुलर है, बी के फिर परपेंडिकुलर नहीं, तो बी को हम 90 नहीं ले सकते। तो यहाँ से बताओ देख कर कि ए और आर के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ए एंड आर 90 डिग्री। तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा होता है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर के बीच का एंगल, तो ये हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ इस फॉर्मूला हम लिखेंगे tan 90 इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा, यही करेंगे। ओके, tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा। ओके, आगे हम इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0, क्या 0/1, 1/0 होता है,
हाँ, तो यहाँ से आ गया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। तो सर यहाँ cos इनवर्स माइनस ए बाई बी। हाँ, तो यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, फिर 0 इंटू बी साइन थीटा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस ए बाय बी आएगा, बोलो। तो यहाँ से हम थीटा बराबर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस ए बाय बी। ठीक है, ओके, यही हमारा आंसर आएगा। आंसर कॉस इनवर्स ए बाय, क्या लिखे हो आंसर, माइनस छोड़ दे रखे हो ना, कॉस इनवर्स, हाँ ठीक है, माइनस है। ठीक है, आया समझ में। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, हाँ देखो ये डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता था, हमें क्या बोला गया कि वेक्टर जो रिजल्टेंट है ए और बी का, वो क्या है, ए से परपेंडिकुलर है। अगर तुम डायग्राम बनाकर इसको सोचो तो कैसे बना सकते हो तुम, ठीक है। तो तुम अगर डायग्राम बनाओगे, कैसे वेक्टर हमारा ए है, एक वेक्टर ए है, मानो दूसरा वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, और रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें डायग्राम पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अगर हम डायग्राम से बना रहे तो हमें डायग्राम कैसा होना चाहिए। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में नहीं आता है ना, तो ये तुम गड़बड़ कर बैठोगे, फिर एंगल दोनों का नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पर फिर एंगल नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ ए और आर, ए एंड जो वेक्टर है और परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो हिंट तुम्हें मिल गया है कि ए वेक्टर बना लो, इसके परपेंडिकुलर ना रिजल्टेंट वेक्टर बना लो, इसके परपेंडिकुलर ना रिजल्टेंट वेक्टर बना लो। अब बताओ बी वेक्टर किधर होगा। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर कोई बी ऐसे करके बना देगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बी का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि नहीं, बताओ। हाँ हमने सर, ए बी को परपेंडिकुलर, पहला स्टेप ए, कितना होगा? हाँ होगा, ये वाला होगा ना अभी जो मैंने बनाया। अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर का एंगल कितना होता है, थीटा लेना होता है हमें। तो हमें क्या करना, ए को थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो थीटा तो हमारा ये है ना, ठीक है, और ये चीज तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आगे हमें पता है कि tan अल्फा का जो वैल्यू होता है, जो हमने डायरेक्शन निकाला था, ठीक ना, डायरेक्शन का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ओके, और अल्फा क्या होता है हमारा, a के साथ, ठीक ना, a के साथ रिजल्टेंट का जो वेक्टर बना रहा होता है, ठीक है। जब हम उसके साथ लिखते हैं तो हमारा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय प्लस b cos थीटा होता है। और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डाल दिया तो यहाँ पे हमें थीटा मिल गया। ओके, एक तो करने का हमारे पास ये मेथड है, और इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है। अगर हमने डायग्राम बनाया तो हम पूरा का पूरा डायग्राम से ही करेंगे इसको सॉल्व। चलो इसको सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड ये विद डायग्राम मेथड से करते हैं। अब ये डायग्राम ये देख रहे हो, बताओ ये एंगल कितना होगा, cos 180 माइनस थीटा होगा, हाँ सर, सॉरी 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक लाइन पे कितने का एंगल बनाते हो, 180 का ना, 180 तो 180 हाँ ये आ गया 180 माइनस थीटा हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ से लिखाओ हमें cos 180 माइनस थीटा, ठीक ना, इक्वल टू क्या होगा बताओ। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos सर ए बाई बी। cos थीटा का फॉर्मूला b बाय h होता है ना, ठीक है, ये वेक्टर हमारा b है, तो ये हमारा क्या होता है, b बाय h होता है। b के जगह पे हमारा a है और h के जगह पे हमारा b है। cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू a बाय b। हम क्या करते हैं, माइनस को राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस a बाय b हो गया। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा, cos इनवर्स माइनस a बाय b। ठीक है, यहाँ से भी निकल के आ गया सेम आंसर। यहाँ से हमने कुछ वेक्टर का अप्लाई नहीं किया, बस डायग्राम हमें होना पता होना चाहिए। आया समझ में, हाँ सर, सर ठीक है, जी सर। ओके। चलो अब एक सवाल इसके ऊपर बेस्ट
सर और एक बार प्लीज। ठीक, समझ नहीं आया ना? चलो नहीं सर। इस सवाल से हम समझ लेंगे एक बार वापस से, ठीक है? इस सवाल को करना, AIPMT मतलब समझते हो ना? अभी जो नीट है पहले AIPMT हुआ करता। हाँ सर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P and Q is R when magnitude of भात जी। magnitude of vector Q becomes double then new resultant becomes perpendicular to the vector P. Find out magnitude of R. ठीक है, चलो करो। Resultant of vector P and Q is R, ठीक है? When magnitude of Q becomes double, then new resultant becomes perpendicular to vector P. Find out magnitude of R. सर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। Find out magnitude of R. गलत आंसर। सर ट्वाइस आर। ट्वाइस आर भी गलत आंसर। हाँ, निमिषा का राइट आंसर है R इक्वल टू Q, ठीक है? R equal to Q। सर ब्लैक कलर में क्या लिखा है? अरे ब्लैक कलर में AIPMT लिखा है, ठीक है? मतलब ये एक सवाल ना नीट मतलब AIPMT एग्जाम जो हुआ करता था ना मेडिकल का, तो वो मैंने लिखा था। प्रीवियस ईयर में तुम्हें मिल जाएगा, नीट के प्रीवियस ईयर में। अभी चलो ये नीट से जाना जाता है, नीट के नाम से, तो नीट ही लिख लो, कंफ्यूज ना करो, ठीक है? अब देखो ये नीट में आया हुआ, तो ऐसा मेथड होना चाहिए तुम्हारे पास कि 1 मिनट से ज्यादा मत लो, ठीक है? बुक्स में देखोगे ना तो इसका इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है जो 2-3 मिनट में ही जाके सोल्व होगा, तो उतना लंबा करने का कोई फायदा नहीं होता फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में आया हुआ तो हमें कम टाइम में से सोल्व करना है। बाकी आया आंसर? बाकी लोग क्या कर रहे हो, आंसर बता ही नहीं रहे हो, सिर्फ एक स्टूडेंट का आया। और निमिषा तुम अपना सॉल्यूशन ना मुझे व्हाट्सएप करो, कैसे तुमने सोल्व किया है। R इक्वल टू Q जिसका आंसर आ रहा है ना, वो मुझे सेंड करो अपना आंसर व्हाट्सएप पे। उसका जो आंसर है फाइंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R पूछा गया ना, R इक्वल टू Q है। ओके, चलो एक बार बाकी लोग ट्राई करो, और जिनको समझ में नहीं आया था एक बार वो फोकस करो इस सवाल पे, ठीक है? क्योंकि ये सवाल ना बेस है तुम्हारा अगले सवाल का करने के लिए। यहाँ पर क्या बोला गया? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ वेक्टर A, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में एंगल पूछा गया, तो तुम्हें कैसे डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे, ये तुम्हारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सर मैं तो पहले तो ही समझा। ओके, अगर देखो ये पहले यही वाला डाउट है, यही वाला समझ में नहीं आया ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ A, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, ठीक है? अब तुम्हें A और B दो वेक्टर है, और जो है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A और B का, तो मैं इसको नेक्स्ट सर हमें ये बोल रखा है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B है, ठीक है? दो वेक्टर है, और रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का। तो बताओ डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो वेक्टर ए को बेस में ले लो, ठीक है, वेक्टर ए को बेस में बना लो, ध्यान से समझो। फिर क्या कर लो, इसके परपेंडिकुलर क्या बना लोगे, रिजल्टेंट वेक्टर, हो गया। अब बताओ बी वेक्टर है, बी वेक्टर हम कौन सा लेंगे। अब ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर करवाना होता है ना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे चलोगे, इस ऑर्डर में चलोगे। अगर तुम्हें एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बताना हो ना, तो इसको ना इसके जैसे अभी ये चल क्या सेंस में चल रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है ना, टेल हेड टेल हेड, तो इसको अपोज करने वाला होना चाहिए, टेल हेड वाला सीक्वेंस तोड़ने वाला चाहिए। तो यहाँ पे हेड टेल होगा, जो सीक्वेंस ब्रेक कर देता है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। ओके, तो हमारा ये सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए तो हमारा क्या होना चाहिए, जो बी वेक्टर है, तो बी ए और बी को ऐसे करके बनाएंगे। ओके, ये बी को हम ऐसे बनाएंगे, ए और बी, और ये देखो रिजल्टेंट ब्रेक कर दिया और ए के साथ परपेंडिकुलर बी है, तो 3 वेक्टर हो गए। अब बताओ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, अगर तुम्हें पूछा जाए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताओ, कितना बताओगे एंगल, ठीक है। मान लेते हैं हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर जो है ना थीटा है, तो वो थीटा कौन सा होगा, ये वाला थीटा होगा या इधर वाला थीटा होगा, इस साइड वाला थीटा होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं उसको, हाँ, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसको हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक ना। जो हम रिजल्टेंट का फार्मूला जानते थे वो जो हम ड्राइव करके निकाले हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या था हमारा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी के बीच का था ये थीटा, तो वही चीज हमने यहाँ पे थीटा कर दिया, तो ये फार्मूला हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, ये काम मैंने किया, ठीक है। अब इसके बाद ए और आर के बीच में एंगल कितना है, अब जैसे रिजल्टेंट निकालते थे, कल ही बताया था ना, रिजल्टेंट के लिए जैसे ऐसे करके ये वेक्टर ए है, फिर ये देखो पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पे ऐसे ना रखकर वेक्टर को कुछ अजीब टाइप से रख दिया, इस हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है, वेक्टर ए समझो वेक्टर बी है, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें अच्छे तरीके से ही वेक्टर मिले, जो पहला में है वैसा ही वेक्टर मिले, जरूरी नहीं है, सेकेंड केस जैसा भी मिल सकता है तुम्हें। यहाँ पे एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर इधर थीटा है। अब देखो रिजल्टेंट इनके बीच से निकलता है। ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकला है, यहाँ पे रिजल्टेंट ना ऐसे करके निकला है, ये रिजल्टेंट ऐसे करके निकला है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट, ओके, ये बी ऐसे करके, ये रिजल्टेंट ऐसे करके निकला है। अब देखो यहाँ ए के साथ ये एंगल को हम अल्फा बोलते थे, अब ये रिजल्टेंट जो निकला है, अब आर जो है ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, यहाँ पे आर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है बताओ, 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारा जो tan अल्फा का जो फॉर्मूला आता था, जो डायरेक्शन जो निकालते थे आर का, ठीक ना, ये अल्फा निकालने के लिए हम क्या लिखते थे, tan अल्फा, वो चीज हम क्या निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे थे ना, ऐसे करके पॉलीग्राम बना रहे थे, ठीक है, ऐसे करके बना रहे थे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ओके, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे tan अल्फा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये वाला बेस किया था हमने, ये वेक्टर बी था, ये एंगल भी हमारा थीटा होता था, तो ये हमारा बी cos थीटा था और ये हमारा बी sin थीटा था। तो यहाँ पे हमने tan अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा था, बी sin थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला। ओके, अब बताओ यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है आर और ए के बीच में, इस सवाल के लिए हमारा tan अल्फा जो है tan 90 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू बी sin थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा है, ठीक है। और tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया था, थीटा का वैल्यू आया -a/b और साथ में cos इनवर्स, ठीक है, आया समझ में। अब एक तो ये एक मेथड ये किया था, दूसरा मेथड ना ग्राफिकली मेथड किया था, जैसे इस वाले को पकड़ो, इसमें लिखो cos थीटा, तो यहाँ पे हमें क्या, थीटा का वैल्यू कितना, cos 180 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे हम cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो बताओ cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो वो हम b/h करेंगे, बेस का क्या वैल्यू है, a है, h का वैल्यू क्या है हमारा, b है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, इक्वल टू हो गया मेरा a/b, इक्वल टू a/b। तो यहाँ से हम थीटा नहीं निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे माइनस a/b, तो यहाँ से हम थीटा बोलेंगे cos इनवर्स माइनस a/b। ओके, अब समझ आया कि नहीं। आया सर।
चलो बातें बंद करो। हाँ, इसका बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। हाँ, चलो हम सवाल पे आते। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम सही से बना लिए तो तुम्हारा हो जाएगा सोल्व। और डायग्राम सही से बनाना क्या, सारा चीज बोल रखा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है ना वैसे वैसे करो। ओके, इसका बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, वो अपना। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सवाल को पढ़ो। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q इज R। ठीक है, अभी तक में तो सिंपल दे रखा है कि रिजल्टेंट हमारा P Q के बीच में R है। तो अगर हम ऐसे कर कर लेकर चले, वेक्टर हमने ऐसे करके बनाया वेक्टर P, ठीक है, फिर बनाया हमने वेक्टर Q इस तरीके से Q। तो ये टेल हेड, फिर यहाँ पे टेल हेड ठीक चल रहा है। अब हमें रिजल्टेंट R करना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये रिजल्टेंट अप्रोच करना होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। ओके, अब फिर क्या बोला जा रहा है अगला केस में, when मैग्नीट्यूड ऑफ Q बिकम्स डबल। जब हम ये जो Q का वैल्यू है उसको हम डबल कर देंगे। तो चलो Q को थोड़ा सा ऐसे करके डबल कर दो, ठीक ना। अब Q को तुमने फिर डबल, मतलब यहाँ तक Q था और Q बढ़ा दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2Q होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या Q बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से 2Q हो गया। तब जो तुम्हारा R है वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, when R resultant of vector P and Q is R, when magnitude of vector Q becomes double, then the new resultant vector, हाँ न्यू रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है। अब देखो, अगर हम Q को बढ़ा देंगे तो क्या रिजल्टेंट चेंज होगा। तो तब जो न्यू रिजल्टेंट वेक्टर है वो P के क्या हो जा रहा है, बिकम्स परपेंडिकुलर टू P। ये परपेंडिकुलर हो गया P का। तो ठीक है, तो ये तो हमारा डायग्राम रफ था। अगर इसको हम सही से बनाए तो हमें क्या करना होगा, इससे बनाओ। एक बार दिमाग में चला लो कि हमें डायग्राम कैसे कैसे होगा। एक दो तुम्हारा गलत होगा, फिर तुम ट्रिक पे आ जाओगे। ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ठीक है, और हमें रिजल्टेंट बनाना था, तो ये Q ऐसे था, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला, Q को डबल कीजिए। तो चलो फिर इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक ना, यहाँ तक और एक Q बढ़ा दिया। तो टोटल Q कितना हो गया, 2Q। ये इनिशियल से लेकर यहाँ तक का लेंथ 2Q हो गया। अब जो ये R है ये परपेंडिकुलर होकर के इसको, ठीक है, इस R। अब जो है तुम्हारा जो न्यू रिजल्टेंट आया है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, P का, ये न्यू रिजल्टेंट। ओके ओके, ठीक है। अब बताओ एंगल बिटवीन P एंड Q को क्या लोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q को थीटा ले लो। तो बताओ ये वाला लेफ्ट तरफ थीटा लेना होगा कि राइट तरफ एंगल थीटा लेना होगा, राइट तरफ थीटा। हाँ सर। तो अंदर में ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो चलो ठीक है, जो बड़ा वाला तुम्हें जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें हमें बताओ कि cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। फिर cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, b/h। जैसे cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं ना b/h, तो यहाँ पर ये चीज क्या लिखेंगे, b/h। तो बेस कितना है, p है, और हाइपोटेनस कितना है बताओ, 2Q। 2Q, ठीक है, 2Q। cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा इक्वल टू p/2Q। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि सर cos थीटा इक्वल टू हो गया माइनस p/2Q। ये वैल्यू तुम्हें निकल आया। ओके, हमें यहाँ तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है ना, ठीक ना, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। एंगल तो पूछा नहीं है, एंगल पूछा तो आसानी से बता देते। तो चलो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर किसी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट यहाँ पर आ रही है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ। दो वेक्टर क्या है, P और Q है, p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा लिखेंगे। और cos थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब जैसे तुम थीटा निकालोगे, थीटा से बढ़िया सीधा सीधा cos थीटा का वैल्यू रख दो। तो बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, p² प्लस Q² प्लस 2pq। cos थीटा की जगह पर यहाँ पे रखते हैं माइनस p डिवाइडेड बाय 2q, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हम q और q को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या मिलेगा आफ्टर
सिंप्लीफिकेशन, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या होगा पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर सर हाँ सर आपने 2q होल स्क्वायर क्यों नहीं किया? हाँ सर क्यों नहीं होता सर? सर हाँ, तभी सर। में सर मेरा आंसर भी सर 2q होल स्क्वायर करके पकड़ा था मैंने। कहाँ पे होल स्क्वायर करना है? सर p स्क्वायर प्लस 2q होल स्क्वायर होना चाहिए था। 2q का होल स्क्वायर? हाँ सर, हाँ सर। मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया ना सर। हाँ क्या सवाल है? द वेक्टर p and q of magnitude r when magnitude of vector q becomes double then the resultant is perpendicular to इतना, तो वेक्टर a and p and q के बीच का एंगल हमने थीटा लिया था, ठीक है, तो यहाँ से हमें cos थीटा निकल के आया था, ओके, और q का जो वैल्यू है, हम तो न्यू रिजल्टेंट की तरफ निकाले ना, सही बताया तुमने, न्यू रिजल्टेंट के लिए ये जो वैल्यू रखना होगा हमें 2q रखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ 2p। हाँ सर वैसे करने से रूट ओवर 4q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आता है। एक सेकंड, वेरी गुड, अभी चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये जो r निकालना है ना, हमें न्यू वाले के लिए निकालना है, पहले q था अब डबल हो गया, p तो एज इट इज है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा अंडर रूट p को तो एज इट इज रखेंगे, p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर प्लस 2p, और यहाँ पे भी q के जगह पे हमें क्या करना होगा 2q करना पड़ेगा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकाला गया माइनस p डिवाइडेड बाय 2q, ओके, अब ठीक है ना, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से एक q को जाने दो, ठीक है, एक 2 और चला जाएगा, 2 एक 2 ये चला जाएगा, ओके, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमें प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर आ जाएगा, ओके, हाँ, तो यहाँ से जो ये वैल्यू आ जाएगा हमें 4q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 4q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट, और आगे फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमारा ये आएगा। ठीक है, तो हाँ फिर ठीक है, फिर रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा तो हमारा p इक्वल टू q नहीं आएगा, p इक्वल टू q तब आता न्यू कंडीशन पे। सर करेक्ट कर दीजिए सर, आर इज इक्वल टू जो लिखा है ऊपर में। अच्छा, फिर ये आंसर जो है ना इसको हटाओ, ओके, ओके सर। cos थीटा निकल आया, ठीक है, एक्चुअल में सवाल में ना थीटा ही निकालने के लिए पूछा है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थीटा पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था थीटा निकालने में, यहाँ से थीटा कितना हो जाता cos इनवर्स माइनस p बाय 2q, ठीक है, और रिजल्टेंट निकला तो यहाँ से हमें p और q तो डबल कर दिया गया था, वो वैल्यू रख दिया और cos थीटा का वैल्यू निकाला और रिजल्टेंट का वैल्यू हमें मिल गया। सर प्रोग्राम 9 में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो फिर वहां पे तुम्हें एंगल इतना सारा, ये जो कॉम्प्लेक्स एंगल है ना प्रोग्राम लॉ में देखने में तुम्हें दिक्कत होगा। सर हाँ क्वेश्चन में कौन सा आर निकलने का था सर, फर्स्ट वाला या न्यू वाला, न्यू वाला, हाँ न्यू वाला, आर न्यू कर लो, आर न्यू, ठीक है। सर क्यू डबल करने पर भी तो थीटा तो सेम ही रहेगा ना सर? हाँ थीटा तो सेम ही है ना, देखो तो ना सर थीटा तो सेम ही है।
आर इक्वल में सर सिर्फ और सिर्फ cos थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, बाकी तो सेम ही था। तो पहला वाला मेथड भी सही ही था ना? नहीं नहीं नहीं, पहला क्यू का वैल्यू तो डबल हो गया ना। नहीं ये सर, क्यू का वैल्यू डबल होने पर भी थीटा तो सेम ही था, मतलब सिर्फ और सिर्फ cos थीटा में वो -p/2 लिखा था। हाँ हाँ, तो सर ये गलत क्यों हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये रिजल्टेंट देखो, ये रिजल्टेंट देखो। एक पहले तो हमें ये था P और Q से जो हमने रिजल्टेंट निकाला था, ठीक है, ये रिजल्टेंट निकाला था। और यहाँ पर तुम बोल रहे हो सर ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये एंगल अभी भी थीटा है, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू चलो कुछ मान लो। अब मुझे बताओ कि आगे मैं फिर मैंने क्या किया, P = 2 को ट्वाइस Q कर दिया, ठीक है, P को बढ़ा के ट्वाइस Q कर दिया। अब ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो गया। तो बताओ क्या ये रिजल्टेंट दोनों सेम ही रहेगा क्या? एंगल तो वही सर थीटा ही रहा, एंगल तो थीटा ही रहा। तो अब Q का वैल्यू तो हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा ना, Q का वैल्यू तो हमें चेंज करना पड़ेगा। P का वैल्यू सेम रहा, लेकिन Q का वैल्यू तो चेंज हुआ ना। सर न्यू आर निकालने के लिए क्यू का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सर पहला वाला निकालने के लिए? फर्स्ट आर के लिए हाँ सर। तो फर्स्ट आर तो हमें पूछा ही नहीं ना। सर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर पूछा है डायरेक्टली। हाँ, तो आर तो मैग्नीट्यूड सर वाला फर्स्ट आर वाला ही है। तब पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर तब पूछा गया है जब हम Q को डबल कर दिए, बिकम्स डबल। तो लिखा ही नहीं, सिर्फ आर लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें तब पूछा गया है जब हम Q को, अगला अगला लैंग्वेज भी तो करो, ठीक ना। when magnitude of vector Q becomes double then new resultant perpendicular to P, ठीक ना। तब ने जो तुमने कर दिया तो ये R न्यू रिजल्टेंट वाला पूछा जा रहा है, ऑब्वियस है, ये R पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल ही ज्यादा क्लियर नहीं था। अगला एग्जाम्पल, two equal forces have their resultant equal to either at what angle they are inclined. Two 90. equal forces have their resultant equal to either at what angle they are inclined, ठीक है। लैंग्वेज को एक बार से समझो। 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वेरी गुड। सब जो भी 90 बोल रहे हो उसका आंसर गलत, सर 60 डिग्री होगा क्या? गलत आंसर, 45 डिग्री। गलत आंसर। क्वेश्चन समझा नहीं। हाँ तो ये बोलो ना। अच्छा कुछ लैंग्वेज भी तुम्हें पकड़ना होगा, ठीक ना, तभी कर पाओगे। टू इक्वल फोर्सेस, ठीक ना, दो इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। अब टू इक्वल फोर्स है, उनका रिजल्टेंट भी दोनों में से किसी के इक्वल है, ठीक ना। तुम्हें ये थोड़ा लैंग्वेज ही कंफ्यूज करने के लिए बता दें। मान लो कि एक वेक्टर, हम वेक्टर ए बनाते हैं, वेक्टर बी लिए, दोनों का हमें क्या करना होगा, इक्वल फोर्सेस बोला गया ना। तो मान लो इसका ना एफ में ही लेकर हम बात करते हैं, वेक्टर ए भी एफ है, वेक्टर बी भी एफ है। अब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। रिजल्टेंट के बारे में भी क्या बोला गया है, बोलो। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, ए और बी के इक्वल करो फिर भी तो एफ ही होगा। ए और बी आपस में इक्वल है, वेक्टर ए इक्वल है बी का, और बोला एफ भी किसी के भी बराबर होगा, तो इसका मतलब एफ भी सेम ही होगा, मतलब ए बी और एफ आपस में इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ से सर 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री राइट होगा सर। हाँ वेरी गुड। अब तुमने आंसर सही बताया। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √a² + b² सर पहले तो हाँ 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। तो r के जगह पर हम वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, f रखेंगे। सर हाँ सर क्या हम लोग इसे सिंपल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के नहीं सॉल्व कर सकते? बना कर सकते हैं ना। सर वैसे ही किया है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के।
हाँ हाँ सर 60 डिग्री और 120। हाँ ठीक है, तो वो 180 minus 60. ठीक है, वो तुम व्हाट्सएप कर दो मुझे, तो डिफरेंट तरीके से करते हो कर दो। वो अभी मैं पॉलीगन लॉ नहीं बताया, पॉलीगन लॉ से भी देखते हैं कि बहुत आसानी से होगा। ठीक है, हाँ चलो इस पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। आर इक्वल टू एफ दे दो और ए और बी सब इक्वल किसके, एफ के, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू cos थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो एफ इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम स्क्वायर कर ले दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। अब देखो कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना आसानी से करते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2f स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू, और 2f को लेफ्ट तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस f स्क्वायर। ठीक है, तो f स्क्वायर और f स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2, और cos थीटा माइनस हाफ है ना, जो कि हमारा cos कितने के बराबर होता है। अब कुछ एंगल भी तुम्हें याद होना चाहिए, 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, ओके। यस सर। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, मूव करें नेक्स्ट पे। चलो Yes, sir. जी सर। two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 एक सेकंड थोड़ा सा। Two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force. सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ वेरी गुड। एंगल इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर। ओके, 60 डिग्री इज 60 डिग्री। Sir, 12 Newton and 20 Newton. 12 Newton and 20 Newton, right answer. 12 Newton and 12 Newton and 35 Newton, मिस्टेक है, 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आएगा राइट आंसर। हाँ सर, न्यूटन 20 थोड़ा न्यूटन। सा कैलकुलेशन से कर लो। ट्वेल्व और 20, हाँ ठीक है, जिसको दिक्कत है वो देखो। मान लो कि वेक्टर ए जो है, अब रेशियो में दे रखा है ना, वो मान लो 3x, और वेक्टर बी को मान लो उसका मैग्नीट्यूड है 5x, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 28 न्यूटन। ओके, और इंक्लिनेशन कितना है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर को हम थीटा बोलते हैं, वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये अप्लाई कर दो, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ से r के जगह पे 28 इक्वल टू
अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो गया 3x का स्क्वायर, इसको सीधा मैं लिख रहा हूँ 9x 9x स्क्वायर ठीक है। b का मतलब 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पे हाफ हुआ, ये नीचे का ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 28 इक्वल टू 9x स्क्वायर और 25 का x स्क्वायर और इधर हमारा कितना है 15 का x स्क्वायर, तीनों का सम करेंगे तो ये कितना होगा 49x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 28 इक्वल टू 7x हो जाएगा, यहाँ से हम x बराबर क्या निकालेंगे 4 निकालेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल गया, तो a और b का भी वैल्यू मिल जाएगा। a का जो वैल्यू है वो 3x था, तो हमारा 3 इंटू 4 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और b का वैल्यू 5x था, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो ये 20 होगा, ठीक है, ये हमारा 20 होगा। अब अगर तुम इसको फिर से वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो a ले लो 12, b ले लो 20 और एंगल ले लो 60 डिग्री, देखो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना वो 28 ही मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारा सवाल में दोनों फोर्स था ना, तो यहाँ पर यूनिट लिख दो न्यूटन, ठीक है। जी सर। चलो अगला सवाल क्या है। ये सवाल IIT में आया हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8, ठीक है, एंड फुल स्टॉप, सम ऑफ इट्स sum of its magnitude is 16 if resultant vector full stop if resultant vector is perpendicular to the low magnitude vector find out magnitude of both vector resultant of two vector is 8, ठीक है, sum of their magnitude is 16, sum दोनों का कितना हो रहा है 16 मिल रहा है, ओके। if resultant of vector is perpendicular to low magnitude, मतलब यहाँ पे लो हाई और लो वाला जो लो होता है ना, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक ना, तो if resultant vector is perpendicular to low magnitude vector find out magnitude of both vector, तो इसका डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ डायग्राम कैसे बनेगा, लो मैग्नीट्यूड से छोटा होना चाहिए, ओके। तो मान लो कि देखो मैं हिंट के तौर पे डायग्राम में प्लॉट कर देता हूं, ये वेक्टर छोटा वेक्टर मान लो कि हम वेक्टर ए बनाए, ठीक है, ए हमने एक वेक्टर बनाया, ये छोटा है, तो छोटे वाले के परपेंडिकुलर क्या होता है ना, बेस पे रख लेते हो ना तो ज्यादा सही होता है छोटे वाले को, तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या बनाना है रिजल्टेंट वेक्टर इसके, और बी वाला वेक्टर को हमें क्या करना है बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। ये दिख भी रहा है कि तुम्हारा बी जो है, लेंथ देख लो बी का बड़ा है ना, ऐसे बी वाला हमारा क्या हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, बी वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड लेकर हम बात कर रहे हैं। तो बताओ कि a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यहाँ पे लिखा हूं ना सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज, इन दोनों का सम कितना है बताओ 16 है। हम क्या करते हैं, a का हमें पता नहीं है, b का नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वेक्टर a ना x के बराबर है, तो बताओ b का वेक्टर का सबका मैग्नीट्यूड लेकर पता है, तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ
16 माइनस हाँ 16 माइनस एक्स, तो बी को ले लो 16 माइनस एक्स। ओके, अब बताओ ये एंगल को क्या 6 और 10 हाँ बी 10 हाँ 6 राइट आंसर। अब इस एंगल को क्या ले लो तुम, थीटा ले लो, इस एंगल को थीटा मान लो। एंगल बिटवीन ए एंड बी को हम थीटा लेकर चलते तो हमारा रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाना आसान होता है। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं cos थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे cos थीटा लगाओगे b बाय एच, तो यहाँ पे दिक्कत होगा तुम्हारे लिए निकालना। x और 16 माइनस एक्स है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो बताओ यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस लगाना सही होगा। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाए क्योंकि ये ठीक है। परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या आर का स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है, ये सब चीज हमें गिवन था, क्या आर का वैल्यू हमें जी गिवन सर। है, आर बराबर कितना गिवन है 8, 8 वो दे रखा रिजल्टेंट ऑफ टू Yes, वेक्टर इज 8, तो हम सीधा सीधा 8 लिखेंगे हम। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट का वैल्यू आर की जगह पे 8 लिखेंगे, तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक बार पहले पूरा लिख लो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से तुम x निकालोगे ना तो a और b निकल के आ जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और 16 दूनी 32 माइनस 32x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यही करेंगे। आगे बताओ कितना आएगा, 32x इक्वल टू 32x इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो ये वाला टर्म तो एक्स स्क्वायर वाला तो चला जाएगा। ठीक है, 64 सब माइनस कर देंगे हम 56 में से। ठीक है, तो कितना आता है 256 में से हम 64 माइनस करने पे बताओ कितना आएगा 192। 192। ठीक है, 32 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना होगा 192 डिवाइडेड बाय 32, बताओ कितना आया था 6, ये 6 आ गया। तो x का वैल्यू हमें 6 मिल गया, तो हमने x का वैल्यू हमें 6 मिल गया, तो मतलब a वेक्टर को ही हमने x बोला था, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 6 मिल गया, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स की जगह पे 6, तो ये चीज हमारा क्या मिल गया 10 मिल गया। ओके, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या इसको और भी तरीके से कर सकते हैं क्या हम, और भी कोई तरीका है करने का? सर पैरेललोग्राम लॉ लगा के। हाँ, सेकेंड मेथड से, उस सेकेंड मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ये 9 और 20 हाँ cos थीटा निकालना पड़ेगा उसमें। तो देखो अगर हम सेकेंड मेथड से करें x minus 16 हाँ, अगर सेकेंड मेथड से करें तो हम जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, r का वैल्यू हमें 8 दे रखा है। ठीक है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी, इंडिविजुअल का वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो हमें थीटा का भी पता नहीं है वैल्यू, तो हम ना cos थीटा निकालने पे हम फोकस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको cos थीटा लिखकर छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो। यहाँ से हम ज्यादा आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। फिर आगे क्या बोला गया कि दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, चलो बताओ cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा माइनस ए बाई बी आएगा ना। यहां से अगर हम लिखे cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, बी में लिखो बेस पे ए और एच पे लिखो बी। अभी ए और बी का हम वैल्यू लिख नहीं रहे, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू इधर माइनस लगा देंगे, ए बाय बी लिख सकते हैं ना, जो चीज हम जान रहे थे। हाँ, तो हम यहाँ पर cos थीटा की जगह पे माइनस ए बाय बी हम लिखने जा रहे हैं, इसको इक्वेशन बोल दो 3। ठीक है, और इस 3 को क्या कर दो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम cos थीटा अगर पुट करेंगे तो यहाँ से 8 इक्वल टू क्या कर दो, इधर स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर वैल्यू हम माइनस ए बाय बी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ से प्लस माइनस आ जाएगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2a² आ जाएगा। तो यहाँ से 8² इक्वल टू आ जाएगा कितना, b² माइनस a²। यहाँ से हमारा आ जाएगा b² माइनस a² इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 64 इक्वल टू b माइनस a इंटू b प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से हम 64 इक्वल टू b माइनस a इंटू, अब b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, देख लो वो वैल्यू कितना गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म यही है ना, a प्लस b ही, इसी को मैग्नीट्यूड लगा दो। बात तो दोनों इक्वेशन सेम ही लिखा हुआ, a प्लस b इक्वल टू हमें 16 पता है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो b प्लस a को हम 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ से b माइनस a बराबर हमारा क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, तो एक हमें b माइनस a आ गया और a प्लस b इक्वल, एक तो हमारा ये आ गया, और इसको इक्वेशन आप 4 कर देते हैं, इसको इक्वेशन हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब 3 और 4 को अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो तुम 3 और 4 नहीं, 2 और 4 को, तो a प्लस b हमारा 16 है और b माइनस a हमारा 4 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 10 आ गया। तो b अगर 10 है तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। चलो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, तो a प्लस b इक्वल टू कितना है, 16। तो यहाँ से a प्लस b की जगह पे हम 10 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से ये बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, बताओ दोनों जगह से सेम ही आंसर आया, लेकिन कौन सा मेथड से हमें आसान आया, इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, दोनों से वैसे इक्वल पहला सर, तो पहला आसान लगा, तो इसीलिए डिफरेंट मेथड आना चाहिए तो हम आसानी से कर पाते। चलो ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, आज से ना इवनिंग में भी तुम लोगों का क्लास होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस होगा। तो कुछ स्टूडेंट न्यू भी है, ठीक ना, उनको तो मैं स्टार्टिंग से करवा ही रहा हूँ। जो पहले जिसको मैंने करवाया था, अगर किसी को डाउट है तो वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके सर कब होगा सर क्लास? हाँ, टाइमिंग होगा क्लास का 6 से। सर हमारा केमिस्ट्री दुर्गेश सर ने भी तो बोला था 6 बजे से होगा सर। दुर्गेश सर 6 बजे से ले रहा है। हाँ बोल रहे थे। जी सर, वो बोल रहे थे। नहीं तो आप फिजिक्स भी 5 बजे से मुझे करना होगा। चलो ठीक है, मैं एक बार दुर्गेश सर से मैं बात करके फिर मैं 5 बजे से अरेंज कर दूंगा। ठीक सर है, हम लोग का क्लास करना कंपलसरी है क्या? नहीं, जिनको यूनिट एंड डायमेंशन में कोई डाउट नहीं है बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है सर, उनको ग्रुप में एक्शन मैसेज कर देना सर, कब होगा सर? क्या? सर ग्रुप में मैसेज कर देना सर, कब स्टार्ट होगा? हाँ, एक बार मैं दुर्गेश सर से मैं बात करूँ। देखो जिसको डाउट नहीं है ना यूनिट एंड डायमेंशन में, वो क्लास अटेंड मत करना, वो उस टाइम पे अपना सीट सोल्व करो। ठीक है, और तुम लोगों को सीट मिल गया, यूनिट एंड डायमेंशन सोल्व करो। अभी तक मेरे पास सीट नहीं आया, इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सर तो सीट मिल गया सर, कौन सा सीट? दिया सर, आपको व्हाट्सएप में दिया था क्लिप शीट। हाँ सर, क्लिप 3 तक तो सर सेंड कर दिया। नहीं तुम लोगों ने कर दिया, मतलब तुम्हें जो एसटीडी मटेरियल मिला है ना, और सर ठीक है सर। उनका मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ। और डीपीपी आज दूंगा, आज की क्लास के बाद डीपीपी मिल जाएगा तुम्हें। चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। इसमें बताओ वेक्टर ए ऐसे गिवन है। देखो नीट में इस टाइप के भी सवाल आते हैं। वेक्टर ए, ये इधर हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी में वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, सी में वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और डी में वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सर ऑप्शन डी। सर डी। ठीक है, डी होगा डी या डी? डी सर डी फॉर डॉग। डी वाला। सर ये तो एकदम बेसिक डेफिनेशन है। हाँ वही ना, ये हाँ, बेसिक सर। डिफिनेशन है, तो ऐसे भी सवाल आता है। ठीक है, अभी ये बेसिक डिफिनेशन है, क्या करे इसमें आ रहा है ये ट्रायंगल का पॉलीगन लॉ। लॉ है ये सर। हाँ ट्रायंगल का लॉ है ये। अच्छा, पॉलीगन लॉ जानते हो क्या होता है?
हाँ अभी सर मैंने करवाया नहीं, क्या होता है बताओ। सर वही मतलब अगर ट्रायंगल लॉ का ही तीन एक्सटेंशन है, मोर देन अगर 2 दे दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो वो अभी बच रहा है करवाना। अच्छा जैसे ही टाइम हो जाए ना तुम लोग बता देना मुझे, टाइम का अंदर जाना। सर पॉलीगॉन लॉ से भी क्वेश्चन आता है क्या? हाँ पॉलीगन लॉ से बहुत ही जबरदस्त तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है। एससी वर्मा में तुमने देखा ही सर होगा। पॉलीगन में हमको कुछ डाउट है। पॉलीगन तो अभी आपको करवाया ही नहीं ना, अभी तो सिंपल सिंपल करवा रहे हैं ना, हेड टेल अभी तो वो करवाया भी नहीं है। अभी तो सिंपल हम दो ही टाइप के वेक्टर का एडिशन हम कर रहे हैं। पॉलीगन में होता है जब हम मल्टीपल को ऐड करेंगे तब, जैसे अभी थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है। तो ये लेकिन उतना भी टफ नहीं है, ये आसान है। यहाँ पे देखो ए बी सी डी करके बना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पहला पार्ट में, बताइए सम क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी का सम बताइए क्या होगा। सेकेंड सर आपने पार्ट में, डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ डायरेक्शन दे रहा हूँ, पहले मैं सवाल लिख दूँ। वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। वेक्टर ए प्लस बी ये जा रहा है, बी सी ये जा रहा है, इसके बाद सी डी है क्या, नहीं है, डी ए भी नहीं है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है इसका। चलो अब इसे सोल्व करो। अब डायरेक्शन भी मिल गया। पहला और दूसरा सेम ही है क्या? नहीं सर सेम तो नहीं है। यही से सेम नहीं है। सर पहला वाला 0 होगा। ये Yes, पहला sir. वाला 0 है, सबका आंसर दूसरी फर्स्ट वाला वाला 0 आ रहा है। सब इसी होगा। ये बीच का भी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे तो सही से होगा सर। क्या होगा। दूसरी वाला सर। दूसरे वाले का क्या आएगा? 1 आएगा क्या सर? सही से। गलत। सर थाई से नहीं आएगा सर। a प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2। हाँ ये सेकंड बता रहे हो ना, सेकंड सही है। सेकंड सर a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2। फर्स्ट वाला गलत आ गया, फर्स्ट वाला सही करो। फर्स्ट वाला सही है। ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है ना तुम्हें, ये डायग्राम वेक्टर ए बी सी डी से एक स्क्वायर फॉर्म किया गया। चलो फर्स्ट वाला देखो। अच्छा ये बताओ वेक्टर अगर सर हम, हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला सर आपका ट्वाइस से होगा क्या? गलत। 2√2 है। चलो देखो ए बी, अगर मैं तुमसे पूछूं वेक्टर ए बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी सी, ठीक है, ये दोनों कितना होगा, ये दोनों किसके बराबर होगा? सर वेक्टर a ए रूट बी, 2। अरे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो बीच वाला तो ये रिजल्टेंट का काम नहीं करेगा क्या इन दोनों के लिए? रिजल्टेंट तो ये किसके काम करेगा, एसी के काम करेगा कि नहीं? हाँ बोलो सर। एसी का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इतना था, हम यहाँ पर क्या करते हैं एक साथ ए बी और बी सी को एक साथ बोल देते हैं ए सी, ठीक ना। तो ये हमारा क्या ए सी प्लस ए सी हो गया, तो ये चीज हमारा क्या हो गया ट्वाइस ए सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अब ए सी का वैल्यू बता दो, ट्वाइस इंटू ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना होगा? a रूट 2। पाइथागोरस लगा दोगे ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा रूट के साथ 2a स्क्वायर, तो a बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a√2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए सी के जगह पर a√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिखो 2a√2, दोनों बात बराबर ही है, यही आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं सर, और एक बार। ओके हाँ सर आया। ठीक है, एक बार फिर से समझो। नहीं सर, और एक बार भी समझ हाँ लीजिए। समझा रहा हूँ। अगर एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ठीक है, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और अगला वेक्टर जो है ना ऐसे है, ठीक है, ये वेक्टर हमारा ऐसे है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ओके तो बताओ कि, ठीक है, तो मुझे बताओ कि
यहाँ इसका नाम दिया गया ए, इसको बी, इसको सी। अगर हम बोलो तुम्हें वेक्टर ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ट्रायंगल लो। ये ए बी टेल हेड चल रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम किसको बताएगा, ए सी को बताएगा, सी AC को सर, बताएगा कि नहीं, सी। हाँ AC को बताएगा। तो हमने यहाँ पर ए बी और बी सी को कंबाइंड क्या बोल दिया, AC बोल दिया, प्लस फिर से जो सवाल में था AC बचा हुआ AC लिख दिया, फिर AC और AC को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को तो सिमिलर AC करेंगे तो ट्वाइस AC हो जाएगा, ये ट्वाइस AC हो गया। फिर AC का वैल्यू निकाल लो, AC का वैल्यू यहाँ पे पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना निकल के आया, a√2, तो यहाँ पे AC की जगह पे a√2 डाल दो। अब सिमिलर है तुम्हारा सेकंड पार्ट, ए बी बी सी और AC का सम निकालना है। तो सेकंड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ऐसे करके है मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बी सी और AC, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ऐसे करके बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, प्लस BC का मैग्नीट्यूड कितना है, ए ए, AC का मैग्नीट्यूड कितना है, AC, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड वो तो हम इन दोनों की मदद से निकाल लेंगे। वो चीज हमारा कितना निकला, a√2, तो इन दोनों को एक साथ लिखो, ये क्या हो जाएगा 2a ट्वाइस ए प्लस a√2, तो यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, यही आंसर हो जाएगा। ओके हाँ सर। अब बताओ किसी को तो दिक्कत नहीं है। सर आपका एक क्वेश्चन टाइम, एक फार्मूला सर a√2 भी तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो √2 + 1 होगा। क्या बोलो, फिर से बोलो। ट्वाइस a प्लस a√2 के a√2 भी तो हम कॉमन ले सकते हैं, तब √2 + 1 होगा, मतलब अच्छा, और सिंपलीफाई करके वो तो into- ऑप्शन, अगर तुम 2a चाहते हो कॉमन लेने के लिए 1 + √2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ये बोल रहे हो, ट्वाइस a into 1 + 1 बाय यहाँ पे √2, ऐसे बोल रहे हो लिखने। जी सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको ऑप्शन चेक करना है ना कि किस फॉर्म में हमें ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगर मान लो बोर्ड में यही सवाल होता तो यहाँ तक सिंपलीफाई कर देना, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारा टारगेट है ऑप्शन को मैच करवाना, क्या पता ऑप्शन यहीं तक खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ सर। अभी टाइम तो नहीं हुआ है ना, नहीं सर, आधा घंटा है। जी सर। और 17 मिनट है सर। 15 मिनट है। हाँ तीन मिनट। 13 minutes. ओके नहीं सर, 11 10 तक है। 16 minutes. ओके ठीक है, समझ गया हूँ। सर 3 मिनट सर और 3 minutes. हो गया सर, समझ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत दिक्कत हो रहा है सबको। 960 से 2। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या होता है, मोर देन 2 वेक्टर होता है। सर हम लोग का मटेरियल में एरर एनालिसिस नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने जितना करवा दिया ना वो सफिशिएंट है, और अगर तुम्हें सवाल चाहिए ना और मैं दे दूंगा। कोटा में ना एरर पढ़ाया ही नहीं, मोर देन 2 वेक्टर। वहां पर स्टार्ट ही करते हैं वेक्टर से, और इसके अंदर ना कोई फार्मूला नहीं है, नो फार्मूला। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं है तो क्या करेंगे, ओनली ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। देखो IIT को काफी खास लगाव है पॉलीगन मेथड से, क्योंकि रिजल्टेंट वाला जो सवाल होता है ना बहुत दिनों से आ रहा है, तो अभी जो नया ट्रेंड है ना वो पॉलीगन पे शिफ्ट कर चुका है। एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल, और इसका जो हमें अगला बोलते हैं रिजल्टेंट जो लेना होता है, रिजल्टेंट डिफाइन करते हैं R, इसको हमें किस में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है।
तो तुम पॉलीगन वाले सवाल कर लोगे। सपोज एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ऐसे करके बी है, एक तीसरा वेक्टर सी है और चौथा वेक्टर डी है। ओके, अब इसे बोला गया कि पॉलीगन मेथड के हेल्प से, ठीक है, तो इसको दिखाइए, ठीक है, इन सारे वेक्टर को ऐड करके दिखाइए। तो आप जानते हो पॉलीगन मेथड से हम कैसे करते हैं, ग्राफ के थ्रू करते हैं, कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो इसको कैसे करना है, तो क्या कर लो ना, और कोई एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ता है, हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। तो बाकी हम बस रिजल्टेंट को हमें अपोजिट रखना है। तो वेक्टर ए को पकड़ के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, वेक्टर ए को शिफ्ट कर दो, ए का काम होगा। फिर बी को क्या करोगे, बी को क्या करो, बी को उठा के इनके हेड से जोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि एक पॉइंट और लिख लो कि ये तुम्हारा टेल हेड, ये तुम्हारा चलता रहेगा, टेल हेड, ये डॉट डॉट, ये सीक्वेंस। सर हेड टेल नहीं हो सकता है क्या? स्टार्टिंग जो करते हैं ना हम किसी भी वेक्टर का इनिशियल करते हैं ना, वो हम टेल से ही इनिशियल करते हैं, इसीलिए टेल हेड बोलते हैं, ठीक है। बट रिजल्टेंट वेक्टर इज represent closing side taking in opposite order, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेल हेड का सीक्वेंस मेंटेन करना है, बट रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग साइड होना चाहिए, और वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, वो टेल हेड नहीं, वो हेड टेल में होना चाहिए। तो अगर इसी चीज को हमें डिफाइन करना है, उसको हमें दिखाना है, तो ग्राफ के मेथड से कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए को पकड़ लो, पहले ए को बना लिया, फिर वेक्टर बी को कैसे बनाओगे, यहाँ पे रख दो, वेक्टर बी को उठा के हमने ए के हेड पे रख दिया, फिर सी को क्या करोगे, वेक्टर बी के हेड पे रखोगे, थोड़ा सा स्पेस, छोटा बनाते हैं, जैसे वेक्टर ए बनाया, अब बी को बनाया, ठीक है। बी को क्या किया, जैसे यहाँ पे टेल हेड, फिर बी के यहाँ पर क्या लेके जाओगे, टेल हेड, ओके। फिर यहाँ पे सी का क्या लेके आओगे, बी के पास टेल हेड, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर सीधा सीधा स्ट्रेट जाएगा, ये वेक्टर सी आ गया। फिर डी को देखो, डी कैसे जा रहा है, तो डी ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके वेक्टर डी प्लॉट कर दो, ये डी कर दो। अब बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, टेल हेड सीक्वेंस तो बना दिया, अभी सारा का सारा एक ही ऑर्डर में जा रहा है, टेल हेड पर में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कौन होगा सर एडी। एडी तो होगा, और वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर से। तो इससे यहाँ पे हेड मिल जाएगा, आगे टेल हेड मिल रहा था, तो जहाँ पे रिजल्टेंट होता है ना, ये इसको अपोज कर देता है, देखो हेड मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो नीचे में टेल मिल जाएगा, इस ऑर्डर में होता है, ठीक ना। ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है, ओके। चलो एक और देता हूँ, इसको बनाना है। एक पॉइंट से ये हमारा वेक्टर ए है, इधर हमारा बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, ये वाला वेक्टर डी है, और इधर वेक्टर हमारा ई है, इधर हमारा वेक्टर ई है, ठीक है। और तुम्हें इसको प्लॉट करके बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर दिखाना है। चलो बताओ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या बनाएगा बता सकते हो ये, सर पेज ऊपर कीजिए, पेंटागन बनेगा, एक एक्स्ट्रा बनता है, कभी भी देख लो यहाँ पे तुम्हें कितना टोटल 4 था, तो टोटल कितने बन गए, 5 बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है, ये 6 बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है, हाँ ये हेक्सागोन होगा। अगर मैं बोल दूं कि तुम्हें कि इस सेंटर, अगर मैं बोल दूं कि ये जो ए वेक्टर है इसका लेंथ ए है, तो इससे तुम्हारा एकदम ये हेक्सागन बन जाएगा एक्यूरेट, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो हेक्सागोन बनाओ, इसको कैसे बनाओगे, ए को क्या बनाओगे, बेस में लोगे वेक्टर ए को,
ऐसे हाँ, करके सर। ए को बेस में सर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर डी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर डी, हाँ मतलब ए के ऊपर डी रहेगा एकदम। हाँ वेक्टर डी, देखो ना शिफ्ट करके देखो, देखते चलो कैसे बनेगा ये। वेक्टर ए को ले लिया तुमने, फिर बी को ले आओ यहाँ पे, ठीक है, बी को ले आया, फिर सी को यहाँ से लेके आ सकते हो, यहाँ से सी लेके आओगे। तो थोड़ा सिमेट्रिकल पे ध्यान रखना है ऐसे सवाल में ना, बोर्ड में जैसे है थोड़ा सा सिमेट्रिक। तो हम डी को क्या करेंगे, इसके ऐसे करके बनाएंगे, अगर इक्वल लेंथ दे रखा है तो, ठीक है, तो ऐसे करके डी बनाओगे ना एंटी पैरेलल ए के। जी ये सर, हो ऐसे ही गया, हाँ, और ये हमारा टेल हेड सीक्वेंस को भी मेंटेन करा। उसके बाद हमें क्या लेना होगा, डी के बाद ई लेना होगा, ई नहीं, कौन सा लेना होगा, इधर वाला कौन सा वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर। ये आएगा ई ही आएगा सर। हाँ पर सर sorry, ई सर ए के साथ ज्वाइन होगा। हाँ हाँ ऐसे करके, हाँ सर ई ए के साथ ज्वाइन कर दीजिए। हाँ itu kalau tu dia varian ई ए के साथ आ जाएगा, तो रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे आएगा। सर कैसे पता चलेगा सर ये किसके साथ ज्वाइन होता है? अरे वो ये हम एक के साथ कैसे हुआ? क्या, मतलब रिजल्ट में वेक्टर भी एक के साथ हो सकता है। अरे हमें हेक्सागन बनाना है, समझो। बी को यहाँ पे रखोगे क्या तुम बनाने के लिए हेक्सागन, ए के टेल के साथ रखना चाहोगे अगर ए को हमने बेस पे बना दिया तो? तुम ही बताओ, तुम्हें ये सारा चीज दे रखा हूँ, ये दे, अरे ऐसा गेम खेलते हो ना कभी तुम, इस एंगल पे तुम्हें वेक्टर दे दिया गया, इसको बनाओ, क्या बनाओगे, तो बताओ ई कहाँ पे फिट सर डी बैठेगा, से ई बन सकते हैं सर। कहाँ से? सर डी से डी से। डी सर डी से ई बनाएंगे तो सर क्या गलत होगा सर? डी से ई, ई को जो है ना ये ई एंगल पे दे दिया, अगर मैं अब सवाल को ही चेंज करना पड़ेगा, जैसा तुम सवाल पूछते हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। डी से हमें क्या करना है, ई को जोड़ने के लिए तुम बोल रहे हो ना, डी से हाँ डी सर। हमारा ये हो गया, तो ऐसे करके जाना है, तो ऐसे करके अगर हम कर देंगे तो दिक्कत, ऐसे नहीं, हाँ डी ए से अब हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ऐसे हाँ करके सर, दे अब दो, होगा। अब हो जाएगा अब ना। होगा। तो ये तो सवाल पे डिपेंड करता है ना, ये तो बच्चों हाँ, वाला, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, तो जो पहले था वही ऑर्डर, जो मेन सवाल था उसको रख। तो ये अब ये ई ए के साथ जाएगा, तो अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होना चाहिए हमारा, ई डी ऐसे यहाँ यहाँ हम मिलाएंगे और ये ऐसे करके होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ओके। और यहाँ पर तुम ऐसे करके लिख भी सकते हो कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारा इक्वल है किस किस से, इक्वल किस किस को ऐड करने से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस ई के टेल को डी के हेड के साथ क्यों जोड़ नहीं सकते? किसके साथ, डी के सर हेड के साथ ई के टेल को। डी के हेड को अगर ई के साथ तो ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा ना, सर तभी तो हेक्सागोन ही से रहेगा। हाँ हम चाह रहे हैं हेक्सागोन बनाने के लिए, ठीक है, तो ये चीज नहीं होगा। अगर बोला गया कि आप पॉलीगन से हेक्सागन बनेंगे, क्लोज लूप तो बना दोगे, ये हमारा हेक्सागन नहीं बन पाएगा, ठीक ना। अभी जैसे ये हेक्सागन बन गया, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं ना, इन पांचों के सम से आएगा, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट इसमें लिखना स्टार्ट करो। पॉलीगॉन लॉ से हमेशा सर ऐसा जितने सर फैक्टर होंगे उससे एक पॉलीगन ज्यादा, बनेगा, हाँ एक ज्यादा तो होगा ही ना, ऑब्वियस एक ज्यादा बनेगा। हमेशा सर पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा। हाँ चलो कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। पहला, when vector arrange in a same order, then resultant of vector in a closed path is, बताओ क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हें यही हेक्सागन मैं ऐसे दे दूं, ठीक है, ए बी सी डी ई
और ये रिजल्ट आर इसको नाम दे दिया, आर कुछ ऐसे दे दिया, तो बताओ ये सेम ही ऑर्डर में दे दिया ना। अपोज तो क्या इसमें कोई रिजल्टेंट मिला क्या? नहीं मिला। तुम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई Zero. प्लस एफ इक्वल टू 0 बोल दो, ठीक है। व्हेन द वेक्टर सर अरेंज एफ कहाँ से आया? हाँ आर होना F का। चाहिए। प्लस आर, ओके। तो व्हेन वेक्टर अरेंज इन ए सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन ए क्लोज पाथ इज 0, ठीक है। चलो अगला सर एक point। बार फिर से समझा दीजिए इस बात को। देखो अगर ये सेम ऑर्डर में आ गया, देखो अभी सेम ऑर्डर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड ही करते आ रहा है ना, कोई अपोज करने वाला है क्या? नहीं है, नहीं है ना। मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई आर दे दिया, तो सब सेम ही ऑर्डर में है, तो सबको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस आर करके 0 नहीं बोल दोगे, इक्वल टू 0। अगर मान लो ये ऐसे होता, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगा लेते हैं, ठीक है, और ऐसे करके हम वेक्टर सी बोल दिए। अभी तुम क्या बोलते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सम ऐड कर दो, जैसे देखा तुमने रिवर्स हो गया ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर या तो माइनस सी इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है, या अगर माइनस सी करके 0 लिख लो, क्योंकि ये चेंज कर दिया, ये चीज आगे देखोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सी क्या बता रहा है, इन दोनों का सम बता रहा है, मतलब सी सम को बताने वाला कौन होता है, रिजल्टेंट। तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई डिफरेंट ऑर्डर में है ही नहीं, तो सब मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए बोल दूं, वेक्टर बी बोल दूं, अब इस बार ऐसे ही करके वेक्टर सी सेम ही सेंस में कर दिया, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे माइनस सी नहीं कर पाओगे ना, किसी भी माइनस नहीं लगाओगे, सेम ऑर्डर में है तो प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आया बात समझ में? आया सर। चलो ठीक है, हाँ सर। अगला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, वेरी इम्पोर्टेंट। if n equal vectors is applicable on same point सर and इसके angle- बाद कौन सा है? क्या इसके बाद वो क्या लिखा है? n equal vectors. if n equal vector in applicable on same point at an angle between vectors is 2 pi divided by n, ठीक है। और यहाँ पे फिर ना स्मॉल एन ले लो, equal divided by n, then resultant of the vectors is 0, ठीक है। if n equal vectors is applicable on same point and angle between vector is, ठीक ना, एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय n, तो एंगल बिटवीन वेक्टर जो थीटा है, ठीक है, वो हम 2 पाई डिवाइडेड बाय n से निकालेंगे, देन रिजल्टेंट बिकम्स 0। अब इसको समझो, ठीक है, ये तो नोट पॉइंट लिखा दिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार इसके ऊपर हम कुछ सवाल लेकर देखते हैं। सर टाइम हो गया, अच्छा 5 मिनट बस दीजिए सर, टाइम हो गया है। बस 5 मिनट दे दो, ठीक है। पहला केस, अब n इक्वल टू, अगर स्मॉल n, अगर n जो है मैं n इक्वल टू क्या ले लूं, 2 ले लूं, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बोलो या नहीं तो 180 डिग्री, 180 बोलो, ठीक है। सर हाँ सर एन का इंटीग्रल वैल्यू होना पड़ेगा। हाँ, n यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, ठीक है। चलो वो मैं लिखा दूंगा, n इक्वल टू अगर हम 2 लिए तो थीटा इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सेम पॉइंट पे अगर हमारा एक इधर लगा एक इधर लगा, ठीक है, दोनों a और a लगा, तभी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ। अब थीटा 180 डिग्री, क्या दोनों को एक तरफ लगा सकते हो क्या? 180 कब लगेगा, जब अपोजिट होगा, ठीक है। हाँ सर। अब बताओ कि हाँ इसका सर। रिजल्टेंट बताओ कि कितना होगा,
इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। ठीक है, तो बताओ ये चीज कितना होगा। तो यहाँ से अंडर रूट ए और बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू दोनों ए लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ से यह क्या हो जाएगा cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। वेरी गुड। थोड़ा ये सब वैल्यू याद रखो, अभी बेसिक मैथ्स में तो पढ़ोगे, लेकिन ये सब चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माइनस यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फिर माइनस -2 तो ये चीज जीरो हो गया। हम इतना Zero. काम क्यों करेंगे, ठीक है। अब देखो जीरो आ गया, हम इतना काम क्यों करेंगे हर एक बार। हम सीधा का सीधा क्या बोल देंगे कि अगर n हमारा इक्वल है, n अगर 2 है और एंगल 180 डिग्री है तो जीरो होगा। देखो रिजल्टेंट जीरो आया, देखो ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। एक और लेकर देखो इसका सेकंड, n इक्वल टू, मैं बोल, हाँ n तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ लो ना, 3 लो ना, n इक्वल टू 3 लो, एक इंटीजर लेना, ठीक ना। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, बताओ थीटा बराबर क्या लिखोगे, 2π/3। बताओ ये वैल्यू कितना आएगा, 2π/3 करोगे तो 60 डिग्री 60 आता है, 120 120 डिग्री आता है, 120 डिग्री आता है। अब हम 120 डिग्री बनाओ, ठीक ना, सेम पॉइंट पे 120 डिग्री बनाओ, सेम पॉइंट से। तो बताओ कैसे बनाओगे, एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक ना, चलो इसका मैग्नीट्यूड ए और ए और ए दे दिया, ठीक है, ये ए और ए दे दिया, और सबके बीच में आपस में एंगल कितना, इक्वल 120 डिग्री। इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। अभी तुम्हें फार्मूला से पता हो गया कि अगर हमारा सबके बीच में इक्वल हो ना तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तुम कर देखो, ठीक है। इन दोनों से रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, कोई दो से रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों से रिजल्टेंट कितना होगा, अगर हमारा वेक्टर ए है, फिर अगला वेक्टर ए है, और उसके बीच में एंगल 120 डिग्री बन रहा है। आज ही मैंने कर रहा है क्या क्या सर ए होगा। ए होगा, आज ही मैंने पढ़ाया था सवाल, पहला सवाल, इसीलिए ये सवाल को ना तुम याद रख सकते हो। ये वाला, अगर दो वेक्टर सेम हो और रिजल्टेंट भी उसी के बीच में हो तो एंगल बताओ कितना होता है, 120 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम हो, रिजल्टेंट भी वही फोर्स के बराबर, वही वेक्टर के बराबर हो जाए, एंगल 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये दो वेक्टर है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, एकदम उल्टा हो गया ना, तो वो भी ए ही होगा। अब बताओ, इन दोनों से तो हमने निकाल लिया, सोल्व कर दिया। अभी आगे क्या बचा, इधर ए बचा, इधर ए बचा, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देगा, ये हो गया जीरो। रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। तीनों सेम ही है, तीनों से क्या बना सकते हो, एक चीज बताओ मुझे, ट्रायंगल बना सकते हो क्या इन तीनों से। ये देखो, ये वेक्टर ए है, पॉलीगन से अगर इसे मुझे एक्सप्लेन करना है, वेक्टर पहला इस वेक्टर को उठाया, पहला ऑर्डर इसको दे रहा हूँ, दूसरा इसको दे रहा हूँ, तो ये इसको कैसे बनाओगे, ऐसे करके शिफ्ट करोगे, एक वेक्टर यहाँ पे आ गया, तीसरा वेक्टर ऐसे करोगे। ये देखो, अगर सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में आ जाए तो सम कितना होता है, रिजल्टेंट जीरो। यहाँ से भी तुमने प्रूफ कर दिया, यहाँ से भी प्रूफ कर दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम जितना एग्जांपल लो हो जाएगा तुम्हारा। n इक्वल टू 4 लोगे तो बताओ किसी एक पॉइंट पे, तो फिर और इक्वली थीटा बराबर क्या बोलोगे, 2π डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू कितना आता है, π/4, π/2, 90 डिग्री। अब देखो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या क्या, थीटा सर सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल है क्या। हाँ सेम पॉइंट पे। अब पॉइंट पढ़ना तुम, अब जो मैंने पॉइंट पढ़ाया है, इफ n इक्वल वेक्टर्स, मतलब सेम टाइप का, मतलब वेक्टर इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वेक्टर अगर ए बी सी डी ले रहा हूँ, जितना भी लूँ ए लिखूंगा तो सबको लिखूंगा। अप्लीकेबल ऑन सेम पॉइंट, अप्लीकेबल कहाँ पे हो रहा है, सेम पॉइंट, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर इज 2π डिवाइडेड बाय n, देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज 0। अब जैसे इस वेक्टर को थीटा 90 डिग्री, तो n कितना, टोटल 4 वेक्टर, ऐसे करके मैंने 1 2 3 4 वेक्टर बनाया। देखो ये भी ए सेम मैग्नीट्यूड ले लो, ए सब एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बोल देगा, रिजल्टेंट 0। अगर इसे पॉलीगन से करोगे तो ये चीज तुम्हारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। पॉलीगन से बनाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे बनाओगे, पहला एक ऑर्डर इसको दे दो, दूसरा इसको दे दो, तीसरा इसको दे दो, चौथा इसको दे दो, और देख लो ये तुम्हारा एक स्क्वायर, एक क्लोज्ड स्क्वायर बना देगा, ठीक है।
और यहाँ पे कोई रिजल्टेंट प्रोड्यूस करने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। और सिमिलरली तुम्हारे लिए तुम अपने नोटबुक में सिमिलरली क्या कर लेना, नेक्स्ट एग्जांपल n = 5 लेना, ठीक है। 5 से क्या बना लोगे, पेंटागन, एंगल कितना होगा 75 डिग्री, ठीक है। अगला एग्जांपल n = 6 ले लेना। इसके बाद जो है ना कल के सवाल, कल इसी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छा जो आईआईटी में पूछा गया है पॉलीगन के ऊपर बेस्ड वो करवाऊंगा। हाँ सर 2 के अलावा बाकी सब के लिए 0 ही होगा क्या? एक बार फिर से बोलो। सर n = 2 के अलावा बाकी सब के लिए 0 ही होगा क्या? रिजल्टेंट जी सर। नहीं, देखो ना वो तो n के नंबर पे, n पे डिपेंड कर रहा है कितना नंबर ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, और वो वेक्टर इक्वल भी होना चाहिए, है ना, n इक्वल वेक्टर्स। अब 5.2 के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। एक तुम्हारा n एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर नंबर। चलो ठीक है। हाँ सर मटेरियल में जो फैक्टर का क्वेश्चन है सर वो मतलब बहुत टफ लग रहा है सर, फिर डिस्कस करिएगा क्या सर कभी? हाँ पूरा क्लास A to Z पूरा डिस्कस होगा मटेरियल में, ठीक है। अभी तो सर उन लोगों का और हम लोग का अलग अलग होगा क्या डिस्कशन? हाँ, और तुम लोगों का सेपरेट भी क्लास किया जाएगा। नहीं अभी इनिशियल में नहीं किया जाएगा, वेक्टर में दोनों का सेम ही लेवल होता है, नीट और जे का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोनों का मटेरियल सेम ही लेवल का होगा, यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर का होता है। काइनेमेटिक्स में दोनों को सेपरेट किया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। जेडब्ल्यू क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एक ही होता है, मतलब जो मटेरियल्स होता है। नहीं डिफरेंट है। सर ये जेडब्ल्यू और नीट का बैच सर कब अलग किया जाएगा सर? बेसिक मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स के, जब मैं मतलब काइनेमेटिक्स चालू होगा और सर अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएगा, हाँ अलग हो जाएगा। ओके चलो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नीट बच्चे ओके बाय बाय नीट बच्चे, जेई बच्चे, चलो ठीक है बाय। ओके सर बाय सर। ओके बाय। थैंक यू।